बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। आखिर में आपने सुना अमेरिकी सदर को, इस पे आखिर में ही बात करेंगे, लेकिन पहले PMLN के अंदर क्या हुआ। यानी मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि इस हुकूमत ने अवाम का बहुत बुरा हाल कर दिया है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने मुस्लिम लीग नून के सदर का क्या हाल कर दिया है वो भी काबिल दीद है। शहबाज शरीफ साहब कई मरतबा ऐसा हुआ कि वो एक स्टांस लेते हैं, मरीम नवाज साहिबा उसको उल्टा देते हैं। उन्होंने कहा कि मिसाके मईशत, मरीम नवाज साहिबा ने कहा मजाके मईशत। उन्होंने कहा मफामत, मरीम नवाज साहिबा ने कहा मजामत। वो एक इशाया देते हैं, उसमें पीपल्स पार्टी को बुलाते हैं, कोशिश करते हैं कि PDM वापस रिवाइव हो जाए। अगले दिन मरीम नवाज साहिबा कहती है कि इस इशाये का शहबाज शरीफ ने जो दिया PDM से कुछ लेना देना नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी को वापस लाने की किसी ने कोशिश की तो फिर शाहिद खाकान अब्बासी के साथ खड़ी हूँ जो इस्तीफ़ा दे देंगे PDM की सेक्रेटरी जनरल की नशिस्त से। अब ये इस तरीके से मुखालफतें हैं। अभी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि और कश्मीर के इंतखाबात में शहबाज शरीफ साहब का अनाउंस हुआ कि वो जाएंगे और जाकर अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। फिर उसके बाद वो नहीं नज़र आए, मरीम नवाज साहब आपको नज़र आई। और फाइनली शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कौमी हुकूमत की तश्कील होनी चाहिए, क्योंकि एक पार्टी कभी भी पाकिस्तान को मसाइल से नहीं निकाल पाएगी। हम सारे इकट्ठे होंगे और कौमी हुकूमत बनेगी। तो उस पर मरीम नवाज साहब ने कहा कि नहीं नहीं, ये बात नहीं है और ऐसा नहीं हो सकता। इस पर फिर शहबाज शरीफ साहब को एक उनकी ज़ाती राय भी करार दी गई PMLN की जानिब से। वो पार्टी के सदर हैं और उनका हर स्टेटमेंट, उनकी हर बात को निगेट किया जाता है उनसे छोटे ओहदेदारों की जानिब से। क्या ये एक पार्टी सदर के साथ ज्यादती है या नहीं? हम इन चीज़ों पे भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, और दीगर कुछ इश्यूज़ हैं उन पे भी बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें सेनेटर डॉक्टर अफरान साहब PMLN से, कंवल शोजब साहिबा मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ब्रिगेडियर रिटायर फारूक हमीद साहब तजियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर अफरानुल्लाह खान साहब, आप फरमा दीजिए कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कौमी हुकूमत इस वक्त तमाम मसाइल का हल है, वो ज़रूरी है और उस पर काम होना चाहिए और इंतखाबात होने चाहिए। अगर हम जीत भी गए तो भी हम बाकी जमातों को सबको शामिल करेंगे, एक कौमी हुकूमत बनेगी, क्योंकि उसी से पाकिस्तान के मसले हल होंगे। मरीम औरंगज़ेब ने और मरीम नवाज साहिबा ने कहा नहीं नहीं, ज़ाती राय हो सकती है, और उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने असल में ये कहा है और ये भी गलत कहा है, ये भी नहीं हो सकता। यानी अब इनके साथ कोई मफामत मुमकिन ही नहीं है, बातचीत ही नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं पहले तो ये वादे कर दूं कि क्या बात शहबाज शरीफ साहब ने की है जिसको मीडिया ने पिक किया है। शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि नेशनल गवर्नमेंट बनाई जा सकती है जिसके अंदर तमाम पार्टियां हो सकती हैं एक्सक्लूडिंग PTI। तो ये बात ही मरीम नवाज साहिबा ने आज जो है कोर्ट के बाहर भी कही है। अब उसको जो है वो डिफरेंट तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है जो कि दुरुस्त नहीं है। और जहाँ तक बात रहेगी हमारी पार्टी के अंदर जो हमारी पार्टी की जो भी फाइनल से होती है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की होती है। कोई भी काम हो फाइनल से ही एज द फाइनल से, तो उसके अंदर बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी आपकी बहुत बड़ी हो, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे धड़े होते हैं। इस तरह भी होता है कि एक एक नेशनल असेंबली की सीट के अंदर बहुत सारी डिफरेंट धड़े जो है वो अपने काम कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर डिफरेंट लोगों के डिफरेंट से होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर मामले के ऊपर जो है वो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि नेशनल कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई जा सकती है जिसमें कोई बुराई नहीं है एक्सक्लूडिंग PTI, और मरीम नवाज साहिबा ने भी यही बात की है। नहीं, ज़ाती राय भी करार दिया गया और ये भी कहा गया कि एक्चुअली उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कुछ मफामत की बात की है और वो भी नहीं हो सकती, इस गवर्नमेंट से तो बिल्कुल नहीं हो सकती। फ़र्क है सर दोनों चीज़ों में। मुझे तो ऐसा लगता है, इतने अरसे से मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे तो लगा, अगर आपको नहीं लग रहा तो इट्स अप टू यू सर, अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क हो सकता है। देखिए, जो बात है ना मुफाहमत की और जो मुज़ाहमत की बात है, देखें जो हमारी स्ट्रगल हुकूमत में आने के लिए नहीं है। हमारी स्ट्रगल तो ये है कि जो भी जिसका भी किसी का एक बंदे का वोट है इस मुल्क के अंदर, उसका वोट काउंट होना चाहिए। और अगर ये वोट वो चीज़ है जिसकी वजह से इस माशरे में मसावात है। एक बहुत अमीर आदमी का, एक बहुत ताकतवर आदमी का भी एक ही वोट है और एक कमज़ोर आदमी का भी एक ही वोट है। तो हमारी स्ट्रगल तो उस चीज़ की है कि वोट को हमने इज्जत दिलानी है, और उसके लिए जो भी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी या जो भी मामला चलाने पड़ेंगे वो हम चलाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि एजेंडा जो है वो बेसिकली ये होना चाहिए मीडिया का भी और बाकी सबका भी कि देखें, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, घी महंगा है, दालें महंगी हैं। मतलब कि मुल्क में जो है वो बेरोज़गारी जो है वो अपने पीक के ऊपर है। हर जो है ऑलमोस्ट हर इकोनॉमिक इशारिया जो है वो गलत तरफ जा रहा है।
और उसके बाद जो है वो मेन फोकस जो है वो ये है कि इस हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको रोका जाए। और हम बेसिकली समझते हैं कि पिछले 3 साल के अंदर जो तबाह बर्बादी इस मुल्क के इकॉनमी के अंदर आई है, और खाली इकॉनमी के अंदर नहीं, आपकी माशरती वैल्यूज़ को भी तबाह बर्बाद कर दिया है, उनको वो जो तबाही की तरफ का जो सफ़र है उसको रोकना हमारा जो है वो प्राइमरी टास्क है, और हम उसको सामने रखते हुए हम काम कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इमरान साहब, और मैं बाकी सबको भी यकीन दिलाता हूँ कि हमारी पार्टी में कोई डिवीजन नहीं है। हमारी पार्टी में फाइनल से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की है, नीचे बाकी सारे जो लोग हैं वो उनको फॉलो करते हैं। ठीक है जी, आपको क्या लगता है फारूक हमीद साहब कि अंडरस्टैंडिंग मेरी गलत हो सकती है, PMLN की ठीक हो सकती है, आपने क्या अंडरस्टैंड किया इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया इमरान। हम तो कितने अरसे से देख रहे हैं, और लेट अस गिव क्रेडिट टू द शरीफ फैमिली, दे आर वेरी स्मार्ट, इसमें कोई शक नहीं। हमेशा सामने चीज़ ये आ रही है कि मरीम नवाज, उनके जो हार्डलाइनर्स हैं, ऑब्वियसली लेड बाय नवाज शरीफ, उनकी एक जारहाना अप्रोच है, कन्फ्रंटेशनिस्ट अप्रोच है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, हम कितने अरसे से देख रहे हैं, वो एक मॉडरेट उनकी अप्रोच है। वो मुफाहमत की बात करते हैं, वो अपना क्या उसको बोलते हैं, मुफाहमत की बात करते हैं, रिकन्सिलेशन की बात करते हैं। मेरा ख्याल है ये बाय डिज़ाइन है, और बाय डिज़ाइन इसलिए है, आप देखें ना, उन्होंने ये जो बात की है अपना नेशनल गवर्नमेंट की, कोलिशन गवर्नमेंट, जो भी आप कहें, मकसद क्या है? ये चीज़ समझनी हमें चाहिए कि चाहे शरीफ फैमिली हो, चाहे जरदारी फैमिली जो हम देख रहे हैं, उनकी इम्पोर्टेंस इस वक्त ये नहीं है कि कीमतें कम हैं, ये कीमतें ज़्यादा हैं, या पाकिस्तान में मिसाल के मईशत होना चाहिए, नहीं। उनके लिए इम्पोर्टेंस ये है इन दोनों फैमिलीज़ की, जिनका पूरा ग्रिप और कंट्रोल है अपनी पार्टीज पे, कि ये जो इतने खौफनाक केसेस इन दोनों फैमिलीज़ के ऊपर बन गए हैं, इनके टॉप मोस्ट लीडरशिप की, इन केसेस से कैसे जान छुड़ाई जाए। अगर एक मिसाल के तौर पे बन भी जाती है माइनस द PTI ये कोलिशन गवर्नमेंट, तो क्या होगा? जो केसेस इन पे चल रहे हैं वो अपनी मौत ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे अपनी मौत। क्योंकि आपने अभी भी देख लिया, अगर आप शहबाज शरीफ साहब की बात करें, वो डेस्परेट हैं कि वो जो इतने खौफनाक केसेस है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह वगैरह, कि अब उनको बयान करने की ज़रूरत नहीं है। मार्च से आप देखें, उन केसेस की खबर ही कोई नहीं है। अपना इमरान, वो कोई बात नहीं करता, गवर्नमेंट तक बात नहीं करती है। ऑनरेबल अदलिया उनकी, अब वो जो कहते थे डेली हेयरिंग्स हों, स्पीडी ट्रायल्स हों, और जनाब 30 नई अदालतें हों, वो ऐसी मामला ख़त्म ही हो गया है। वो जो एहतसाब अदालत के जजेस थे लाहौर की 3 अदालतों के, या मैंने वो खबर नहीं पढ़ी है, मैं एक एक एहतसाब अदालत के एहतसाब की खबर पढ़ता हूँ, लेकिन अभी तक तो मैंने सुना ही नहीं कि वो जो जजेस ट्रांसफ़र हुए थे, उसके बाद जजेस आए, वो केसेस का क्या बना। लास्ट एक वीडियो थी हमारे एंकर की कि जनाब रिकॉर्ड जो है वो बक्सों में बंद करके वो दफ्तर ही बंद हो गए अदालत के। सो आप देख रहे हैं, वी डोंट नो व्हाट इज दिस मिस्ट्री, ये क्या कौन हो रहा है। हुकूमत बिल्कुल चुप है। इमरान खान साहब भी आप देख रहे हैं, ज़्यादा एहतसाब की और वो बात नहीं करते हैं। और हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा स्पीडी ट्रायल करो, ये करो। वो 30 कोर्ट जो बनने थे, खबर थी 5 महीने पहले फरूक नसीम साहब की, ये हमारे कोर्ट्स तैयार हैं, लेकिन उसके बाद कोई खबर नहीं कि वो जजेस आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो ये सारा मामला बड़ा मशकूक है। मैं कहना ये चाहता हूँ, शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल पाकिस्तान से जाना चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली उनको जो रात वहाँ पे ग्रेड 17 ऑफिसर ने रोक लिया, उसकी वजह से वो नहीं जा सके। एक दफ़ा वो चले जाते तो फिर उन्होंने अपनी मर्जी से आना था, जिसमें नवाज शरीफ साहब का केस है। फिर ये ट्रायल उनको इश्तारी करते, जो मर्जी करते, वो फिर आगे जो देखते हैं क्या होता। सो माई पॉइंट इज देयर कि उनके लिए ये पॉलिटिक्स, ये सारे शोशे हैं, कौमी गवर्नमेंट, ये जनाब इलेक्शन करा लें, शफाफ इलेक्शन, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। दे आर इंटरेस्टेड कि उन केसेस से कैसे जान छुड़ाई जाए जो उनके गले पड़े हुए हैं यहाँ पे। और मैं आपको एक बात बता दूं जी, मैं कमल शोधव साहब, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा है, एक बात शहबाज शरीफ करते हैं, एक बात मरियम नवाज करती हैं, यानी पीपल्स पार्टी और PMLN तो आपस में लड़ ही रहे थे, अब PMLN भी आपस में लड़ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच इमरान। अभी अफनान साहब बात कर रहे थे कि वोट को इज़्ज़त दो, इनका बड़ा नज़रिया है। वोट को उन्होंने इस तरह इज़्ज़त दी है कि 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की आवाम ने वोट दे के इलेक्ट किया और इन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद जनाब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ, क्लीन स्वीप किया, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई। इन्होंने बहुत शोर शराबा मचाया, मगर वोट को इज़्ज़त ना दी, ना वोटर्स को इज़्ज़त दी।
उसके बाद जनाब सेनेट का इलेक्शन आ गया, वहाँ पे टिकट भी चली, पैसा भी चला, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर सेनेट में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी आई। इनकी अभी तक तकलीफ बरकरार है, इनका वहाँ शिराजा भी बिखरा। पीपल्स पार्टी सीट जीतने पर जितने भंगड़े अता तारड़ साहब ने डाले वो सब खत्म हो गए। एक इनका अलग से ग्रुप अब वहाँ जाके बैठता है। कश्मीर में इलेक्शन हुआ, कश्मीर की बेटी तशरीफ़ ले आई और उसके बाद बाकी भी सारे आ गए। सारा तमाशा सब ने देखा, वहाँ पर इनकी कोई नहीं चली। पीटीआई को फिर वोट पड़ा, पीटीआई ने फिर हुकूमत बनाई। इन्होंने वोटर को ना इज्जत दी ना वोट को इज्जत दी। सियालकोट में मुंह की खानी पड़ी, वहाँ शोर मचा दिया। तो मसला सारा ये है कि जहाँ ये जीत जाए वहाँ तो वोट की भी इज्जत हो जाती है और वोटर की भी बड़ी इज्जत होती है और वाह भी होती है और कहते हैं हमने घुस के मारा है, घुस के जीता है। लेकिन जहाँ पार्टी दूसरी जीत जाए वहाँ पर इनका धांधली का शोर हो जाता है। और जब कहें कि रिफॉर्म्स ले आए मिलकर इस सारे जो मैकेनिज़्म है इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए इसको डिजिटलाइज करते हैं या इसमें मशीन का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप कल को हवाई मखलूक और खलाई मखलूक के रोने ना रोएं, तो उस पर कहते हैं कि नहीं हम तो नहीं ये करेंगे, लेकिन शफाफ इंतखाबात भी हमें चाहिए। बाकी सारी बातचीत जो अभी ये कह रहे थे कि जी नेशनल गवर्नमेंट हमने बनानी है, तो मतलब ये है कि पीडीएम की हुकूमत बनानी है। तो पीडीएम के जो हालात थे वो आर भी हुए और पार भी हुए, वो आपने देख लिया था। लाहौर में भी क्या तमाशा हुआ, तब भी जिन्नात की एक पूरी फौज आई थी जो हमें और आपको नज़र नहीं आई, ना कैमरे को नज़र आई, मगर इनको वो नज़र आते हैं। अभी कराची में जो मुंह की खानी पड़ी है वो भी इनको नज़र आ गया है। मौलाना साहब जब कश्मीर का नैरेटिव पीक पे जा रहा था उस वक्त भी धरना लेकर आ गए थे। अब अफगानिस्तान का मामला चल रहा है तब भी वो धरनों पे आ गए। तो इनके तो मामलात ही सारे उल्टे हैं। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की बात है तो अब आपके सामने है, पीडीएम की जब मूवमेंट लीड करने के लिए मरियम साहिबा निकली तो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी बेल कैंसिल करवा ली और उन्होंने कहा मैं जेल जाके बैठ जाता हूँ। अब जब मरियम साहिबा जो हैं वो घर बैठ गई हैं कोरोना की वजह से या जिस वजह से भी, तो शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब बेचारे जो काम करते हैं वो एक स्टेप आगे लेते हैं तो 10 स्टेप पीछे हो जाता है। असेंबली में उनकी स्पीच ना करवाने में अपोजिशन का अपना बहुत बड़ा हाथ था। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आके शुरली छोड़ी थी और लड़ाई शुरू करवाई थी क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तकरीर कर सके। तो मामला जहां खराब करने हो वहाँ यानी आप ये कह रही हैं कि मरियम नवाज साहिबा का ग्रुप शहबाज शरीफ साहब के इतना खिलाफ है कि उनको कौमी असेंबली में भी नहीं बोलने दे रहा। जी हाँ, कुछ इसी तरह के मामला थे और वो हमने वीडियोस भी बनाई थी। उन्होंने आके कान में बाकायदा इंस्ट्रक्शन दी थी और मरियम औरंगजेब साहिबा तो दोनों साइड पर प्ले करती हैं। जहाँ तक इन्होंने सोशल फैब्रिक या सोसाइटी के फैब्रिक की बात की तो मुझे याद पड़ता है कि पंजाब में बड़े स्पोर्ट्स के फंक्शंस कराया करते थे हमजा शहबाज साहब, और वहाँ पे कुछ बच्चों को भी जाके कहा करते थे कि बच्चों करप्शन बिल्कुल बुरी बात नहीं है। और जो मामला चलते रहे इनके पुराने, उसमें मैं रेफरेंस भी दे सकती हूँ कि इंटरनेशनल जो सहाफ़ी ख़वातीन आई थी वो किस किस्म की हरासमेंट की गुफ्तगू करती रही हैं। तो सोशल फैब्रिक तबाह करने की जिम्मेदारी आपकी है। जिन्होंने करप्शन को हलाल कर दिया, खाता है तो लगाता भी तो है वाले नारे लगवाए। देखिए आप उनकी हर बात का जवाब दे रही हैं, लेकिन आप ये नहीं दे रही कि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, आटा चीनी दालें, इसका क्यों नहीं जवाब आप दे रही? इमरान मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अभी दे देती हूँ आपको। इकॉनमी पे मैं पूरी बात करूँगी, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें। जहाँ तक माशरती इक़दार की बेहतरी है, पाकिस्तान में 98% मुसलमान है और हमारी अक़लियतें भी हमारे साथ उसी तरीके से रहती हैं। तो अगर किसी ने सीखना है ना तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से है। हमें ताने बड़े पड़ते हैं कि जी रियासत मदीना हमारा रोल मॉडल है, वो हमारा इंसेंटिव है। सीरत नबवी को पाकिस्तान में अगर किसी ने इम्प्लीमेंट करवाने का ख्वाब देखा है और उस पर अमल कर रहा है तो वह इमरान खान है। आप गवाह हैं, देख लीजिए। तो पाकिस्तान में कुरान पाक तर्जुमे से तालीम जो पढ़ाने की बात की है वो वज़ीर आज़म इमरान खान ने की है। हमने डिविनिटी से ही सीखना है ना जी। ये खाता है तो लगाता भी तो है। और करप्शन के मामला, आज एवन फील्ड अपार्टमेंट्स का जवाब देने गई थी, आज तो अदालत भी मैक्सिमम ऑप्टिमम पॉइंट पे आ गई कि बस कर दो भाई, कितने इल्तवा लेने हैं। ना इनका वकील तशरीफ लाता है ना खुद तशरीफ। नहीं, वो अदालत भी आज थोड़ा बरहम भी हो गई अदालत, क्योंकि वहाँ पे अदालत के डेकोरम का भी ख्याल नहीं रखा गया। वो अदालत के अंदर एक एटिकेट्स होते हैं, उनका ख्याल नहीं रखा गया। हर जगह को लाहौर हाई कोर्ट समझ लेते हैं ना जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डेकोरम जरा फर्क है। दूसरा आपने कहा जी महंगाई, मेरे पास एक स्टैटिस्टिक नहीं, हर अदालत का डेकोरम एक ही जैसा है और वो होना चाहिए। जी हाँ, वो घर में रह के कुछ थोड़ा सा आप महंगाई का जवाब दें। महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है। इमरान आप रिसर्च करते हैं, मैं भी एक सोशल साइंटिस्ट हूँ, बेसिकली एक रिसर्चर हूँ। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि टोक्यो दुनिया का महंगा तरीन मुल्क है।
लेकिन जापान को इसलिए महंगा नहीं लगता क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर, आमदन अच्छी कैपेसिटी है खरीदने की। ये नए स्टैटिस्टिक्स हैं, ये नए स्टैटिस्टिक्स हैं, मैं बता दूं आपको। सबसे ज़्यादा अगर आपने काउंट करना होता है तो किसी मजदूर की मजदूरी को देखते हैं। मजदूरी में जितना फ़र्क है मैं बता देती हूँ। अनस्किल्ड लेबर 580 रुपये लेता था, अब 800 से 1000 रुपये उसकी मजदूरी बन गई है, 38% इंक्रीज़ हो गया है। जनरल लेबर जो है वो 700 लेता था, अब 1000 से 1500 रुपये तक वो ले रहा है, 43% का इजाफा है। जो चुनाई करने वाला जो मेसन होता है वो 1200 लेता था, अब 1800 से 2000 रुपये ले रहा है, 50% इजाफा है। प्लस्तर करने वाला 2000 लेता था, अब 2800 से 3000 लेता है, 36% इजाफा है। टाइल फिक्सर 2200 रुपये लेता था, अब 3500 रुपये लेता है, 59% इजाफा है। और टाइल लेबरर जो था 900 रुपये लेता था, 1500 से 1800 ले रहा है, 66% इजाफा है। जिस वक्त आपके किसान की परचेजिंग पावर बढ़ी, उसने दोबारा इन्वेस्ट किया है। आप देखें मोटरसाइकिलों का रिकॉर्ड सेल हुई है। मोटरसाइकिल कौन लेता है? ऑटोमोबाइल की रिकॉर्ड सेल हो रही है इस वक्त आपकी। हाँ, और आपके ट्रैक्टरों की रिकॉर्ड सेल हो रही है। अब रूरल इकॉनमी में पैसा जाता है जो आपकी 68% है, तो लोग जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, स्पेंडिंग भी करते हैं। 1100 अरब रुपया तो सिर्फ रूरल इकॉनमी को इस वक्त मुनाफा हुआ है। तो इस वक्त कैपेसिटी हमने बढ़ाई है और काफ़ी उसमें फ़र्क आया। आप टोटल जो आपका ग्रोथ रेट है उसका और ये वाले जो स्टैटिस्टिक्स दिए हैं इनको आप चेक कर लें, उतना ही फ़र्क पड़ा है जो 4% ग्रोथ रेट आई है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री सवाल पूछ लूं, लेबर की सवाल पूछें, एक मिनट सवाल पूछ लें, सवाल सुन लेना फिर आप जवाब दे दीजिएगा। लेबर पैसा नहीं ले सकता था। जी सवाल सुन जी, अफनान में सवाल करें आप। 2018 में जो पर कैपिटा इनकम थी पाकिस्तान की वो ज्यादा थी कि आज ज्यादा है? हाँ जी बताएं जी। ये कह रही है ना सबकी बढ़ गई है, बस ये बता दें। आज ज्यादा है, खुदा का खौफ करे, खुदा का खौफ करे। 312 बिलियन डॉलर पे हमने ये, आप इमरान साहब आप चेक करवा लीजिए। मैं अभी खुद ही चेक कर रहा हूं, मैं बताता हूं आपको। आप पर कैपिटा चेक कर लें 2018 की और 2000 अभी की। 1300 डॉलर पे पर कैपिटा लेके आ गए हैं। उस वक्त हम लोग 1600 डॉलर पे छोड़ के गए थे और कह रहे हैं कि बाइंग पावर बढ़ गई है। जी भाई साहब, आप तो बाइंग पावर बता दें कि पाकिस्तान में आमदन का बेस्ट तरीका होता है एक्सपोर्ट्स। आप जरा एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशो बता दें मुझे। नहीं, ये नहीं होता। पर कैपिटा बता दें, पाकिस्तान बता दें जो बढ़ी है वो माननी पड़ेगी। में आता था, सुन लेना एक मिनट, अब मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता देती हूँ। पर क्या जीडीपी, आप स्टैटिस्टिक्स ना बताएं, जो सवाल पूछा उसका जवाब कम, एक्सपोर्ट टू जीडीपी कम, सेविंग टू जीडीपी कम, लोएस्ट मुल्कों में पाकिस्तान आता था। अब तो सारी दुनिया इस वक्त आपको IMF, वो तो पहले भी आता था, वो आपके आने के बाद थोड़ी आया। आपको बता रही हैं। अब इस वक्त जो है वो इसाक डार साहब की फज नंबर्स वाली स्टोरियां नहीं चल रही हैं कि अपनी मर्जी के रिसालों में छपवाएं। इस वक्त जीडीपी पर कैपिटा जी कम हुआ है, क्रेडिटेड की है 2020 में एज कंपेयर टू 2018 कम हुआ है जी, कम हुआ है 2018 के मुकाबले में 2020 में कम। शुक्रिया आपका इमरान जी, शुक्रिया इमरान। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है जहां पे अभी तक नाकाम नजर आ रही है वो कीमतों के हवाले से है। आम आदमी को उस तरह रिलीफ नहीं मिल रहा कीमतों के हवाले से जिस तरह के होना चाहिए। इनका कोई प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म, कोई चीज ऐसी कामयाब सामने नहीं आ रही है। इनके MNA MPs नजर नहीं आते हैं कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाए या प्रोविंशियल लेवल के ऊपर वो कोऑर्डिनेशन करके वो क्या कर रहे हैं कीमतों के हवाले से। लेकिन जहां पे इनको क्रेडिट देना चाहिए वो ये है कि हमने पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड रेवेन्यूज हैं FPR की, डिस्पाइट ऑल दिस देयर इंटरनल प्रॉब्लम, करप्शन, जो भी आप चीजें कहें, मिसमैनेजमेंट, रिकॉर्ड रेवेन्यूज हैं। PMLN जब छोड़ के गई थी तो 3800 अरब रुपए पे इनका। लेकिन देखें सर, माशी आदादो शुमार अगर आपके अच्छे आ रहे हैं तो उनका आम आदमी तक जब असर पहुंचेगा तभी वो एडमिट किए जाएंगे। हर आदमी तभी कहेगा कि वाकई मेरे मुल्क की मईशत अच्छी हो रही है, उसका असर मेरे तक पहुंच रहा है, जब भी वो खुश हो जाएगा ना, अदरवाइज तो नहीं होगा। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। FBR के जब हमारे 2013 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो हमें टैक्स कलेक्शन 1900 अरब रुपए पे थी। 5 साल में हमने उसको डबल किया 3900 अरब रुपए पे और हम चले गए। इनको मिली 3900 अरब रुपए पे, ये पिछले 3 साल में से 3900 से 4700 पे लेके आए हैं। अगर आप इसको डॉलर टर्म में लेंगे तो ये कम हुई है, रुपी टर्म में जरूर बढ़ी है, लेकिन जितनी तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ी है उतनी तेजी से नहीं बढ़ी।
तो ये बात कहना कि ये जो है हमारे टैक्स कलेक्शन, लेकिन अफरान साहब ये तो पूरी दुनिया में कम हुआ है ना। देखें ये तो कोविड की वजह से, कोविड का 1.5 साल भी तो है ना। कोविड से पहले भी इनके, हाँ कोविड से पहले तो उतना अच्छा नहीं था, पहले भी यही हाल था। कोविड से पहले भी देखें ये बढ़ रहा था, लेकिन बात ये है कि कोविड की वजह से बहुत बुरा झटका पूरी दुनिया को लगा। अफनान भाई एक चीज तो मुझे बताएं आप, एक चीज तो मुझे बताएं आप, मुझे ये बताएं कि लीडर बुरे वक्त में लोगों के आता है, आपका लीडर कैसा लीडर है जो अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा है कि अच्छा वक्त आएगा तो मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा? ये मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि जब बेहतर वक्त महसूस होगा तो हम लेकर आएंगे। लीडर तो बुरे वक्त में कौम का साथ देता है, वो अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जब बेहतर वक्त होगा तो मैं वापस आऊंगा। देखिए मेरे लीडर ने जो है वो कई सालों जेल काटी है, ठीक है ना। मेरे जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने उनकी जायदादों पे कब्जे हुए हैं, उनकी पूरी की पूरी फैमिली को उठा के जेलों में बंद किया गया है, उनके ऊपर कत्ल के जाली केसेस बनाए गए हैं, उनको नाअहल किया गया, उनको सज़ाए मौत दी गई, उनको उम्र कैद दी गई। तो मतलब ये बात कह देना कि उन्होंने बड़ी मुश्किलात काटी है, लेकिन देखें पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी एक चीज़ होती है। हमारा कोई हमने सोच समझ के मामलात को चलाना है। हमने ये देखना है कि जो कुछ नैब कोर्ट में उनके साथ अपना नैब की जब वो उसमें थे प्रिजन में जो कुछ उनके साथ किया गया, हम अगर उनकी इस उम्र में जो उनकी उम्र है और जितनी उनकी बीमारियां हैं उसमें अगर दोबारा वाला मामला हुआ तो रिजल्ट सारे पाकिस्तान को पता है क्या होगा। तो सर इसका मतलब है कि आप लोग धोखा देकर लेंगे। मरियम नवाज साहिबा कह रही है वो ठीक है, हम फैसला करेंगे कि मुनासिब वक्त पे उन्हें कब लेकर आना है। तो इट मींस कि चीट करके गए हैं, बीमारी नहीं है। आप चले आप लोग ये तो मानते हैं ना कि मियां साहब अब बीमार नहीं है, अब अगर उनको बुलाने में कोई रुकावट है तो वो सिर्फ ये है कि मुवाफिक वक्त नहीं है उनको बुलाने का, या मर्जी का इंसाफ नहीं है। देखें तबीयत उनकी अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है, ये मैं आपको बिल्कुल कंफर्म 100% बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, देखिए अगर तो अगली पार्टी भी कानून के मुताबिक चल रही है तो फिर आप कानून, अगले जो आपकी जान के पीछे पड़े हुए हैं और आप जो है वो कहेंगे जी मैं इधर आके आपको हाजिर हो जाता हूँ ताकि आप जो करना चाहें आप कर लें, इतने तो हम भी क्या कहते हैं नहीं है ना। मैं इसके अलावा कुछ और जवाब भी ब्रिगेडियर साहब ने कुछ बातें की थी, उनके भी जवाब देना चाहूंगा। यहाँ कानून है, शहबाज शरीफ साहब जमानत पे बाहर है, हमजा शहबाज बाहर है, मरियम नवाज एक दिन जेल नहीं गई, जमानत पे उनको कैद हुई है, इसके बावजूद बाहर है। नवाज शरीफ साहब भी ऐसे ही बाहर हो सकते हैं। यहाँ अदालतें मौजूद हैं, यहाँ जजेस मौजूद हैं, आप आज़ाद अदलिया का नारा लगाते हैं, पार्लियामेंट में आपके लोग हैं। ये कैसी बात है सर? आप तो इस मुल्क को ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे ये कोई कैद खाना है, या इस मुल्क को आप ऐसे समझ रहे हैं कि यहाँ पे होना कोई बहुत बड़ा ज्यादती है। तो मियां साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें खाम खा इसमें। मैं देखिए दुनिया के बहुत बड़े लीडरों ने एग्जाइल में गए हैं, ये कोई पहली दफा दुनिया की तारीख में। तो कौन से मुल्क थे मुझे जरा बताते हैं, बंदे बताएं आप। इमाम खुमैनी, सर उनके हालात और बंदे आपको पता है? नेपोलियन किन हालात के हिसाब से फैसला किया था ना सर, आप मुझे बताएं। इमाम खुमैनी साहब कहते हैं मैं ना सर, क्या आप ये समझते हैं कि ईरान के वो हालात आज के आप ये समझ रहे हैं नवाज शरीफ साहब खुमैनी है, और आप ये कह रहे हैं कि जो ईरान के हालात हैं, ईरान के जो हालात थे वो आज पाकिस्तान के हालात हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ हर मुल्क के अपने अपने हालात होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एग्जाइल में जाना, बहुत बड़े बड़े लीडर जो हैं वो एग्जाइल में गए हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ देखिए मैं आपको एक लंबी लिस्ट दे सकता हूँ लीडरान की। सर एक मिनट, सर लीडर्स ने एग्जाइल में, क्या वजह है सर? लीडर्स ने समझ लें ना, लीडर्स ने एग्जाइल में एक सेकंड सर, एक सेकंड। लीडर्स ने एग्जाइल में बैठ के किताबें लिखी, लिटरेचर छापा, लीडर्स ने बड़ा शानदार काम किया, उस काम के जरिए से उन्होंने अपने बेशुमार फॉलोअर्स बनाए, बड़ा जबरदस्त, और उनका वो काम आज भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। मियां साहब ने शायद कोई किताब पढ़ी भी नहीं यहां से जाके, सर आप कह रहे हैं वो लिखेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो लोग समझते हैं ना, क्या कहते हैं, ये मामला इस तरह नहीं है। मैंने खुद एक किताब लिखी है, वो मैंने किताब लिखी इसी वजह से थी क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मुझे काम दिया था कि ये काम करना है, फिर मैं उनके साथ साथ काम करता रहा कई साल। उसके एंड नतीजा ये निकला, वो पॉलिसी मेकिंग का काम था कि फिर मैंने उसको किताब की शक्ल दी। लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना, मैं और भी टच करना चाहता हूँ। देखिए मेरी गुजारिश सुन ले, मेरे भाई एक ब्रेक के बाद आए थे, सारे बोलना चाह रहे हैं, बारी बात करते हैं। रुक जाए, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर बात करते हैं, यही से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी वकील साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ हमारे मोहतरम सेनेटर साहब, विद ऑल रिस्पेक्ट टू हिम, हाउ कैन यू कंपेयर नवाज शरीफ विद द ग्रेट लीडर लाइक इमाम खुमैनी?
कहाँ इमाम खुमैनी और कहाँ नवाज शरीफ जो कि एक फ्यूजिटिव हैं, एक इश्तहारी हैं, फ्यूजिटिव रनअवे। सर सारे लीडर्स के ऊपर बनते हैं मुकदमे, तो सारे लीडर्स के ऊपर बनते हैं। जब वो जिला वतन होते हैं बेचारे तो सबके ऊपर ही बनते हैं। नहीं जी, ये मुझे मौका दें। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल जिला वतनी में नहीं है। हाँ, जब वो 2001 में जनरल मुशर्रफ के साथ उन्होंने डील की थी, फिर मैं मानता हूँ वो बड़ा मशहूर फिगर 90 सूट केसेस लेके वो सऊदी अरेबिया गए थे, वो एग्जाइल था उनका। यहाँ पे तो मामला उल्टा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें नवाज शरीफ साहब जो है वो सिर्फ 8 हफ्ते के लिए, उनको लाहौर हाई कोर्ट ने 8 हफ्ते के लिए भेजा था। एक शेक पीच पे डाल दी गई थी कि जब डॉक्टर कहेंगे तो वापस आएंगे। मैं उनके हेल्थ इशू पे बात नहीं करता हूँ ना, डॉक्टर कहना है तो ना उन्होंने वापस आना है सर। वो डॉक्टर डेविड लॉरेंस जो है ना, वो इंडियन डॉक्टर है और उसने नहीं लिख के देना जो आप चाह रहे हैं। रुक जाए अब जरा अफनानुल्लाह खान साहब। जी खान साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं प्लीज। मैं देखें मैं बड़े एहतराम के साथ मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ कि देखें, जब आप हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, जब आप हमारे ख़िलाफ़ केसेस बनाते हैं, जब आप हमारी हुकूमतों को गिराते हैं, तो आपके आइन और कानून के मुताबिक ये सब कुछ कर रहे होते हैं। देखें ना, वी ऑल हैव टू प्ले बाय द रूल्स। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप कहें नहीं तुम जो हो वो तुमने सारा कुछ इस तरह करना है, मैं जो मर्जी करूं, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो मेरा ये ख्याल है कि हमने हमेशा हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून जो है उसकी हुक्मरानी हो। और हम लेकिन सर एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं अफनान भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, जब भी कभी ये लोग किसी और की हुकूमत गिरा के आपकी हुकूमत बनाते हैं तब नहीं बोलते, तब तो आप बड़े खुश होते हैं, तब तो वोट को इज्जत मिल जाती है। मेरी गुजारिश देखिए, मैं एक बात बताऊं, एक तो जब से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है उसके बाद कोई इस तरह का मामला नहीं हुआ ना सर, हुआ है। अगर 1990 में 99 में गुजारिश सुन ले, नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के, मेरी बात सुने, नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के जो मेमो गेट स्कैंडल में अदालत में गए, बाद में मियां साहब ने कहा कि मेरे से गलती हो गई। उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत गिराने के लिए कितने पापड़ बेले नवाज शरीफ साहब ने और किस तरह उनकी हुकूमत गिराई। धांधली तो 2013 में भी हुई थी और सारे उसके गवाह हैं। नहीं, मैं मेरी गुजारिश सुन ले। देखें, धांधली करने की उनको ज़रूरत पड़ती है जिनको खुद आवाम में पदेराई ना हो। हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, ना 2013 में थी ना उससे पहले। हमारी हुकूमतें गिराई हैं। 1993 में हमारी हुकूमत किसने गिराई, आप मुझे बताएं। 1999 में हमारी हुकूमत किसने खत्म करी? सर उसी ने जिसने किया, उसी ने किया जिसने 1980। आपने सवाल पूछा, जवाब सुन। मेरी गुजारिश, आपकी हुकूमत 1993 में उसने गिराई जिसने 1990 में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिराई। आपकी हुकूमत 99 में उसने गिराई जिसने 1996 में आपके साथ मिलकर बेनजीर की हुकूमत गिराई। यानी आप किसी और की गिराएं तो ठीक है, कोई और आपकी। हम नहीं मिले सर, आप नहीं मिले उनसे, हम नहीं मिले। मुझे देखिए, मेरी गुजारिश आईजीआई तो 1990 है ना, 1990 आप 1996 की बात करें। मेरी गुजारिश सुन ले सर। देखिए, नहीं हमने नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आईजीआई के टाइम पे अगर कोई गलती हुई भी थी तो हमने ये कहा है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हम दोबारा नहीं करेंगे, और हमने नहीं किया। हम अगर चाहते हैं पीपल पार्टी की हुकूमत खत्म कर सकते थे, हमने नहीं की। तो आप आज ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब मेमो गेट स्कैंडल में जो काला कोट पहन के अदालत गए थे वो ठीक था? आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो मेमो गेट स्कैंडल में गए थे वो ठीक था? आप मुझे ये बात बताएं, मेमो गेट में जाने का मतलब ये तो नहीं है हुकूमत गिराना। वो एक एम्बेसडर के खिलाफ मामला चल रहा था, उसको आप उससे लिंक तो ना करें ना। सर देखिए, ये दोनों मुख्तलिफ काम है। सारी दुनिया जानती है कि वो एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस पीपल्स पार्टी था। मेरी गुजारिश देखिए, मेरी गुजारिश सुन लेना। मैं ये कह रहा हूँ, आज एक काम एस्टैब्लिशमेंट करती है, मैं समझता हूँ मुल्क के हक में है, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। इसका मतलब ये कि मैं यूसुफ रज़ा गिलानी को हटाना ठीक था। अगर हमने तो नहीं, अदालतों ने हटाया, हमने कहाँ हटाया? सर नवाज शरीफ को भी अदालत ने हटाया ना, अदालत का हुक्म था सर, अदालत के हुक्म भी नवाज शरीफ को भी हटाया। हमने तो नहीं, जिन्होंने भी किया हमने नहीं किया। सर बात ये है कि अगर अदालत यूसुफ रज़ा गिलानी को हटा दे तो आप कहते हैं होती तो हमें ना हटाती। और सुने, अगर अदालत हमारी इतनी सुनती होती तो फिर वो हमें क्यों हटाती? ये भी तो बताएं ना। ये तो नहीं हो सकता कि अदालत जब सर फर्ज करें कि एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे अदालत ने यूसुफ रज़ा गिलानी को हटा दिया, नवाज शरीफ ने उसको वेलकम किया। एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे अदालत ने नवाज शरीफ को निकाल दिया, नवाज शरीफ ने कहा जुल्म हो गया। अब इस तरह ठीक लग रहा है आपको? नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पहली तो बात ये है कि अगर मेरी गुजारिश सुन ले, एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत में इंटरफेयर ना करे तो आइन और कानून का मामला वैसे ही सीधा हो जाएगा। ये इंटरफेरेंस है तो ये बातें हैं, हमें कोई शौक। देखें, हमारे खिलाफ 2018 का इलेक्शन पूरा का पूरा रिक किया गया और एक पोलिंग स्टेशनों के अंदर 5-5 बंदे घुस गए। मेरे साथ खुद क्या हुआ मुझे मालूम है। तो ये बात सर मैंने ना 2013 का इलेक्शन भी फील्ड में कवर किया है।
और 2017 का भी किया है, 18 का भी किया है। दोनों इलेक्शनों में धांधली टका के हुई है। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मैं अब कमल शोधब साहब को मौका देंगे। मैं एक बात ऐड करूं, अब क्योंकि आपको एक इलेक्शन अच्छा लगता है वो बहुत अच्छा था, एक बुरा लगता है तो वो बहुत बुरा था, तो सर मैं तो आपको जर्नलिस्ट को सही बात बता रहा हूं। यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने किस बंदे को धांधली करवाने पे नवाजा था, यू बेटर नो सर, यू बेटर नो। एक मिनट, गवर्नमेंट को मौका देने दें। कमल शोधब साहबा, मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि तब आएंगे नवाज शरीफ साहब जब उनको लगेगा वक्त मुवाफिक है, और वो ये कहते हैं कि क्यों आए, एक आदमी जेल जाने के लिए, मौत के मुंह में जाने के लिए क्यों आए? हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि हम उसको अब आने दें यहाँ पे, जबकि वो बीमार भी है। उनको ये लगता है और वो ठीक वक्त पे वापस आएंगे। जी, इमरान बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब सिर्फ यहाँ हुकूमत करने आते हैं, वोट को इज़्ज़त दिलवाने आते हैं, लूटने मार खाने आते हैं जितना है। वो जब ओबामा के पास अपनी बेटी को लेके जाते हैं, यूथ के नाम पे फ़ंड निकलवाते हैं, फिर उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चलता। तो जाहिर है बकौल मरियम साहिबा के वो तो हुक्मरान ख़ानदान है, तो सिर्फ हुक्मरानी करने आते हैं। पाकिस्तान की आवाम को उन्होंने समझा हुआ है कि ये सारे ग़ुलाम हैं, और जिस वक्त उनसे हिसाब किताब मांगे यहाँ की हुकूमतें, तो फिर अफनान साहब जैसे लोग फरमाते हैं कि जी क्या हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हो गया, बेचारे बड़े ही मजलूम आदमी हैं, उनकी जायदादों पे कब्जे हो गए। जाती उम्रा की असल चीज़ें निकल के आए तो पता लगेगा कि जाती उम्रा और उसके आसपास की सारी जितनी भी ज़मीन है वो सारी इन्होंने कब्जा की हुई है। इन्हीं के लोग हैं बड़े बड़े जिन्होंने जुरासिक पार्क जितने लाहौर के शहर के सेंटर में जो है जायदादों पे कब्जे करके और घर बनाए हुए हैं, फिर उनको जिस वक्त पकड़ते हैं तो वो चीखें मारते हैं। ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों के प्लाजे निकल आते हैं। हर बंदे ने तो यहाँ पे गुजरावाला में इन्होंने प्लाट कब्जे किए हुए हैं, प्लाट ले लेके जजेस को देते हैं। देखिए इनका मसला ये है कि जस्टिस कयूम जैसी जो है वो यहाँ पर सारे जजेस होने चाहिए, सैफुर रहमान जैसे जो समदी जी हैं उस तरह के यहाँ पर नैब के चेयरमैन होने, और जो अदालत में ना करे तारड़ साहब की तरह के लोग होने चाहिए जो ब्रीफ केस पहुंचाते रहे या प्लॉट पेश करें, क्योंकि ये कल्चर इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया है। तो फिर मियाँ साहब जो है वो यहाँ मौजे मारे, बड़े मियाँ भी छोटे मियाँ भी मौजे ही मौजे हैं, और अगर कोई उनसे 19 से 20 करे तो उसको वो फड़का दे। फिर आबिद बॉक्सर जैसे लोग होने चाहिए। तो अभी तो बेचारे वाकई बड़े मजलूम हैं, क्योंकि अदालतें काम कर रही हैं, वो बुला लेती हैं। फिर उसके बाद नैब के चेयरमैन से इनको बड़ा मसला है, हर एक से मसला है, क्योंकि डिटेशनल लोग इनसे ले नहीं रहे हैं। तो FIA FBR हर चीज़ को तो इन्होंने अपनी उंगलियों के नीचे रखना होता था। तो अभी इस वक्त तो जाहिर है ये सारा कुछ हो नहीं सकता। तो बेचारे बड़े मजलूम हैं, झूठ बोल के अपनी प्लेटें और जो बाकी चीज़ें हैं वो कस कसा के भाग गए हैं। वहाँ जाके मौजे मारें, कॉफ़ियाँ पिएँ, पोलो देखें, बच्चों की शादियाँ एंजॉय करें। जिस वक्त उनको लगेगा कि जनाब अब मौका आ गया दोबारा जाके वोट को देने का, हम आ जाएंगे और वहां से बैठ के पाकिस्तान की फौज पे, फौज के सरबराह पे, ISI के सरबराह पे वो बातें करें जो आपके दुश्मन ममालिक करते हैं। वो मुजीबुल्लाह टाइप के लोगों से मुलाकातें करें जिसको स्टेट मिलने के लिए इंटरेस्टेड नहीं, जो हमें गालियां देते हैं, मुल्क को गालियां देते हैं, उनसे वो बाहमी जो है इंटरेस्ट की बैठ के वहाँ पे नशिस्तें करें। तो यही काम है उनका। और मुझे बता दें वो और क्या काम कर रही हैं। लेकिन मैं कहना चाह रहे हैं, ब्रिगेड साहब की बात सुन लें। मैं ये कहना चाहता हूँ विद ऑल रिस्पेक्ट टू आवर मोहतरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट, देखें कितने अरसे से केस ड्रैग कर रहा है। ठीक है, नवाज शरीफ साहब इश्तहारी वो लंदन में बैठे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो इसलिए क्योंकि वो पेश नहीं हुए। तो मरियम नवाज साहब अगर जहाँ पे है उनका ही वो वही केस जो है वो चल रहा है आगे, तो उसका दो साल से ज्यादा हो गया। मेरा ख्याल है इन केसेस को ड्रैग नहीं होना चाहिए, फैसला होना चाहिए। क्योंकि जब आप इन केसेस का फैसला नहीं होता और मामला ड्रैग करता है तो फिर ये मसले मसाइल होते हैं। इस किस्म की ये तमाम गुफ्तगू जो कि नहीं होनी चाहिए। हम आपको सुन रहे थे। बेस पे है। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ इमरान, मैं विद ऑल रिस्पेक्ट टू अदलिया, मैं अदलिया का नाम नहीं कहता हूँ, मैं सिर्फ कहता हूँ लीगल सिस्टम। मैं समझता हूँ हमारा लीगल सिस्टम इज द बिगेस्ट हर्डल टू अकाउंटेबिलिटी इन पाकिस्तान। अगर आज पाकिस्तान में लीगल सिस्टम हमारा सही डिलीवर करे, प्ले अप करे एज पर द रूल ऑफ लॉ, मैं आपको बता रहा हूँ, और ये तमाम लोग जो बच जाए मेरिट के ऊपर, नो प्रॉब्लम, लीगल बरी हो जाए। जो आपका लीगल सिस्टम है वो बेहतर होना चाहिए। ये बात सब कहते हैं। जवाब देना चाह रहा हूं। ये बात सब महसूस भी करते हैं, और पॉलिटिकल लोग और ब्यूरोक्रेसी इसको बहुत महसूस करती है। पुलिस वाले, लॉ एनफोर्समेंट वाले भी कहते हैं। मैं जरा जवाब दे दूं। जी प्लीज आप जवाब दे दें। मैं ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जी 2 साल से केस लटका हुआ है और ये हो।
बड़ा अच्छा होता अगर ये कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ का जो केस है वो भी कई सालों से लटका हुआ है, उसका भी अगर फैसला सुना दे तो क्या ही बात होगी। बल्कि शुरू वहां से करते तो और भी लोग इनकी क्या कहते हैं तायीद करते, और खाली एक वो नहीं शुरू वो तो बेचारे वहां पे डेथ पे हैं, पता नहीं क्या उनकी हालत है, लेकिन करें अगर आप समझते हैं आप अगर ये समझते हैं कि वो उनकी तबीयत खराब होना जो है वो ज्यादा वो है और किसी और की तबीयत खराब होना नहीं, कानून की नजर में सब एक जैसे, आप ये नहीं कर सकते, सब एक बराबर। ये नहीं हो सकता कि किसी और के लिए हमारे तो लोगों को जेलों में भी बंद किया, हमारे लोगों को जेलों में बंद किया है, झूठे केसेस बनाए गए हैं। परवेज मुशर्रफ साहब ने तो एक दिन भी जेल नहीं काटी। तो आप अगर पैमाना बना रहे हैं अपने लिए बनाएं, फिर हम वो खुद फॉलो करेंगे, पूरी कौम फॉलो करेगी। ये मैं कह रहा हूं नो वन इज अबव द लॉ, लेकिन मुझे फरार हो जाना मुल्क से और इश्तिहारी बनना और फिर अपना मुशर्रफ साहब के बारे में भी कहें, फिर आप करना देखिए ना, मुशर्रफ साहब भी फरार हुए हैं और मुशर्रफ साहब के बारे में, मुशर्रफ साहब से शुरू करें। सर आपकी मुशर्रफ साहब के बारे में क्या राय है? आप जरा अपनी राय तो दे दें, मुशर्रफ साहब के बारे में क्या राय है आपकी? देखिए मैं समझता हूँ जनरल मुशर्रफ ने बहुत गलतियां की हैं और उस किस्म का जो मिलिट्री टेक ओवर था, जाहिर बात है कोई भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की तारीख में वो हालात दोबारा पैदा हों। शुक्र अल्लाह का कि 2008 के बाद अब 13 साल हो गए। होना क्या चाहिए सर, होना क्या चाहिए? मियां साहब के लिए तो आपके बड़े मशवरे हैं, मुशर्रफ साहब के लिए कोई मशवरा है कि वो भी आए और आगे अपने केसेस का सामना करें? बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं, बिल्कुल आए, व्हाई नॉट, बिल्कुल आए। अगर उनको आप ला सकते हैं, लीगल सिस्टम को चाहिए लाए, उनको गवर्नमेंट को चाहिए लाए, उनको इंटरपोल जो भी तरीका है लेके आए वापस। ठीक है, लेकिन अफनान भाई बात यह है, लेकिन अफनान भाई बात यह है कि अगर परवेज मुशर्रफ पेश नहीं हो रहे तो ये किसी दूसरे मुल्जिम को जवाब तो नहीं देता कि वो भी पेश ना हो, क्योंकि वो नहीं हो रहा, वो एक गलत काम कर रहा है तो मैं भी करूंगा। देखिए मिसाल तो सियासतदान पैदा करते हैं ना, लीडर्स। मैं इस मुल्क में सियासतदान फांसी चढ़ गए, इस मुल्क में सियासतदानों का कत्लेआम हुआ, इस मुल्क के अंदर सियासतदानों के ऊपर ही सारा कुछ लगाया, हर कानून उन पे लगा दिया। 10,000 दिरहम बेटे से तनख्वाह ना लेने पे नाअहल हो गए। भाई हमने तो बड़ी कहानियां बना दी है, कोई और भी तो कुर्बानियां देने की कोई कहानी बना देना हमारे अलावा भी। खाली हम पे ही सारा का सारा कानून और सारा नजला हम पे ही गिराए जा रहे हैं। कहीं और भी थोड़े मसावात होनी चाहिए ना इसके अंदर। मैं सिर्फ मसावात लेके आए आप इसके अंदर। मसावात मैं एक बात और मैं देखें और बहुत सारी राइट लेफ्ट हियर एंड देयर कर दी है। मैं इधर एक बात है उनकी जवाब देना चाहूंगा। देखिए इन्होंने ये कहा कि मैं मेरी गुजारिश सुन ले, मैं ये कह रहा हूँ जी ठीक है, एक सेकंड देना मुझे, आपको मौका दे रहा हूं। बड़ी चीज है 117वें नंबर पे करप्शन इंडेक्स छोड़ के गए थे, 124वें नंबर पे आ चुका है। और जो इनको इतना रोना है ना करप्शन का, ये जाके आमिर कियानी से पूछें कि उसने इतना पैसा कहां से बनाया है। ये जाके अलीमा बाजी से पूछे, उनका क्यों नहीं आप जवाब देते? जी हालात खराब जी प्लीज। कमल शोधब साहब आवाज आ रही है आपको? कमल शोधब साहब को आवाज नहीं आ रही। जी फारूक अमीर साहब। देखिए ये सेनेटर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर पीटीआई के अंदर ये सारे जो केसेस सामने आए हैं, ये क्यों नहीं जाते हैं कोर्ट में? व्हाई डोंट दे गो टू कोर्ट्स? व्हाई डोंट दे नैब के अंदर क्यों नहीं कंप्लेंट फाइल करते हैं, ताकि इन लोगों की भी, जिनके अभी तक नैब ने कोई इंक्वायरी नहीं की, इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, जाए कम से कम केसेस मामला शुरू तो हो ना। तो कोई ये नहीं कह रहा कि जिन्होंने सिर्फ पीएमएल के लोग जो हैं या पीपल्स पार्टी के जो लीडरशिप है वो उन्हीं के खिलाफ केसेस हो। व्हाई नॉट द पीटीआई? और मैं आपको एक बात बता दूं कि यस, ये तो क्वाइट पॉसिबल कि अगर कल को कोई गवर्नमेंट में चेंज आता है और पीटीआई पावर में नहीं होती है, तो बिल्कुल पीटीआई के अंदर भी मेरा ख्याल है फिर बड़ी लाइन लगेगी और बड़े लोगों को इतने कमीशन बने हैं। एक बंदा आज तक अरेस्ट नहीं हुआ है, चाहे वो पेट्रोल कमीशन था, वो शुगर कमीशन था, वो अपना वीट कमीशन था, कोई बंदा एक पकड़ा नहीं गया। पता नहीं क्या वो उन केसेस को। कमल शोधब साहब अब आप क्या कहना चाह रही थी? रिस्पॉन्ड कर दें। मसावात नहीं है वो कहते हैं। जी मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब का केस हो या मरियम बीबी के हो, कभी इनके लॉयर्स भाग जाते हैं, कभी इनको बीमारियां लग जाती हैं, तो ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं कोर्ट में डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करने के, जिस पे आज कोर्ट ने एतराज़ किया है। दूसरी बात, जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की मैं बात कर रही थी, पता नहीं किस टाइम पे लाइन ड्रॉप होगी, आज काफ़ी इशू हो रहा है। तो पाकिस्तान की जो दौलत लूट के भागने वाले हैं, इनके हाफजे इतने ख़राब हैं कि इनके अकाउंट्स में अरबों रुपया आ जाता है, और जब उनसे पूछा जाए कि भाई कहाँ से आया, तो कहते पता नहीं,
कौन से फरिश्ते हैं जो हमें भिजवा देते हैं। आमिर कियानी साहब के आता है अकाउंट अपील है कि जो इनके आमिर कियानी साहब से तो पूछें आपके पैसा कहां से आया है। आमिर कियानी साहब के ऊपर अगर आप प्रूफ करें ना 27 अरब रुपया शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में पड़ा हुआ है। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स कौन सी दुनिया से आ गए। अफनान साहब आपने पूरा बोल दिया ना। अफनान साहब हौसला कर लिया करें। अली इमरान शहबाज शरीफ के दामाद हैं सर, खुदा का नाम है, वो आपकी पार्टी के हैं। सबर करने थोड़ा सा। अली इमरान साहब हो गए, बाकी सारे हो गए। वो 11वीं मंजिल जो अभी तक बनी ना हो, जिस इमारत की 2 मंजिलें उसकी 11वीं मंजिल जो है वो ठेके पे दे देते हैं। तो इन लोगों के तो मसले सारे ये हैं कि जो इनके अकाउंटों में पैसा आया हुआ ये उसको नहीं जस्टिफाई कर सके, और ये कभी जाके इमाम खोमेनी के साथ मिल जाते हैं तो कभी किसी के साथ मिल जाते हैं। ये पहले पैसे अपने बता दें, मनी ट्रेल दे दें और मौजा मारे फिर आप लाहौर हाई कोर्ट के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी सुन लिया करें, पेशावर हाई कोर्ट की भी सुना करें, सिंध हाई कोर्ट की भी सुना करें। सिर्फ पाकिस्तान में एक लाहौर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के मैं फैसले की बात कर रही हूँ। आप लोगों के पास पैसे कहां से आ रहे हैं ये बताएं। आप लोगों के पास पैसा कहां से आ गया? आप लोग तो ईमानदार हैं, आप लोग तो सर्टिफाइड क्या कहते हैं सादिक और अमीन है। आप लोगों के पास अरबों रुपए कहां से आ गए ये बताएं ना, अवाम सुनना चाहती है। अल्लाह का शुक्र है कि किसी के दादा ने 1996 और आमिर कियानी साहब के अरबों रुपए हैं कि नहीं? आप ये बता दें आमिर कियानी साहब के पास अरबों रुपए हैं कि नहीं? ले जाए कोर्ट में। नहीं, खाली आमिर कियानी नहीं है, वो क्या नाम है, ले जाए एविएशन मिनिस्टर, उनके बेटे के पास भी बहुत पैसे आए हैं। अली ये तो अभी जुल्फी बुखारी साहब ने डाका मारा है, उसके ऊपर भी बताएं ना। किसी को जुल्फी बुखारी साहब ने जो अभी रिंग रोड पे डाका मारा है उसका बताएं। सबूत है, आप ले जाएं। जस्टिफाई ना करें, आप हुकूमत में आपके लोग करप्शन कर रहे हैं, आप बताएं। भागे हुए लोग हैं, आप दूसरों को बोल रहे हैं जेल से भगौड़े हैं और जायदादें अपना तो बताएं हुई हैं जो नाजायज थी। 27 अरब रुपए लाहौर हाई कोर्ट कह रहा है कि आप झूठ बोल रही हैं, बेचारे को पता ही नहीं। लाहौर हाई कोर्ट आपकी बातों को निगेट कर रहा है, पता ही नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा इस तरह की कोई बात नहीं है। इनके अकाउंट में पैसे डालते हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डिजिटल अकाउंट में डाल दे, पूरा पाकिस्तान सलाम लाहौर हाई कोर्ट ने कहा ये झूठ है। अगर एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के लाहौर हाई कोर्ट ये कह चुकी है अपने फैसले के अंदर कि ये बात झूठ है। आप हमारे पे मेहरबानी करें। अलीमा बाजी से पैसे लेके कर्जे पूरे कर लेते, अलीम खान से पैसे पूरे कर लेते। आप आमिर कियानी से तो पूछे ना, आमिर कियानी से पूछे कि अरबों रुपए कहां से आए। आमिर कियानी से ये पूछे कि अरबों रुपए कहां से आए। आमिर कियानी से पूछे फार्मास्यूटिकल के फ्रॉड में माल कितना बनाया, ये पूछे चले। करें थोड़ा हौसले से अफनान साहब, आप बताएं ना, आप बताएं, अपना बताएं ना। आप रिपीट किए जा रही है एक ही बात, अपना बताएं ना कि क्या करना है क्या नहीं करना। आप इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अगली दफा बात तो करने दे इमरान साहब, अब ये तो कोई तरीका नहीं, ठीक है, अकेले बात करें, अलग-अलग बात करें, ठीक है। इस तरह करें, ये इस तरह बोल रहे हैं जैसे चने बेच रहे हैं, इनसे क्या जरा हौसला करें और प्रोग्राम में बैठने का डिकोरम सीखें। इनके तो अच्छा चलें, ऊपर वालों को अदालत का डिकोरम नहीं है, इनको भी नहीं होगा डिकोरम। मैं इनको कहूंगी अगली दफा किताब लिखे ना तो नवाज शरीफ साहब से पूछिएगा, शरीफ खानदान के इंतहाई अमीर होने के जो तरीके है ना उस पे एक किताब लिख दे ताकि बाकी भी गरीब आवाम और हमारे जैसे जिन्हें बड़ा शौक है कियानी साहब से पूछें अमीर कैसे तरीके सीख लें। आप कियानी साहब से पूछें, आमिर कियानी साहब से पूछें, वो बताएंगे आपको। खानदान के बिजनेस में वो इस्लामिक रेवोल्यूशन ही लेके आ रहे थे आमिर कियानी साहब भी। डिप्रेशन में गया, जब पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री बंद हुई, जब पाकिस्तान पे डेट चढ़ा, जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 0 पे चली गई और पाकिस्तान की इंपोर्ट्स $60 बिलियन पे, तो तब नवाज शरीफ की 1 से 50 फैक्ट्रियां कैसे आपकी पर कैपिटा कम हो गई है, लिख लें उनके साथ बैठ के, बढ़ गई है। चलो भाई तो वक्त खत्म हो गया है, ये बहस चलती है, एक दूसरे को करप्ट कहते रहेंगे, ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल में सिस्टम को साथ साथ डेवलप होना चाहिए। हम इतने सारे इलेक्शन से आज तक लड़ रहे हैं, क्या कोई एक ऐसा इलेक्शन नहीं करवा सकते सब मिलके जिसके बाद लड़ाई ना हो, सारे लोग नताइज को तस्लीम करें? उसके लिए इकट्ठे होकर बैठना पड़ेगा और इस माहौल में तो बैठते हुए दिखाई नहीं दे रहा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।